स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का 16 चैप्टर उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सिर्फ आपके 2 चैप्टर बचेंगे, 17 और 18। तो चलिए देखते हैं। इसमें ये जो अध्याय 16 है इसमें है जल एवं बहुमूल्य संसाधन, मतलब जल और उसके जो बहुमूल्य संसाधन है उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल है। अगर पूरी पृथ्वी की सतह का 100% में देखा जाए तो 71% तो आपको जल दिखेगा। अब वो जल किस किस फॉर्म में होगा? समुद्रों में जल होगा, समुद्रों का जल, महासागरों का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, ध्रुवीय बर्फ, ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वो भी जल का एक फॉर्म है। ठीक है, भौम जल, भूमि के अंदर जो रिस करके जो जल पहुंचा है वो भी है, और वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो भी। तो ये सारा कंटेंट मिला करके पूरा 71% जल का भाग कहा गया है। ठीक है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ज़्यादातर जल जो है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं। उपयोग के लिए जो उपयुक्त जल है वो सिर्फ लवण या ताज़ा जल है। ठीक है, जिसमें सॉल्ट नहीं होता। समुद्र और महासागरों में तो जो जल पाया जाता है वो तो लवणीय ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो वहीं पाया जाता है, और वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है। नेक्स्ट देखिए, जल की अवस्थाएं। जो जल है वो किन किन अवस्थाओं में पाया जा सकता है? ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, और या फिर पर्वतों पर, वही पर्वतों की जो चोटियां हैं वहाँ पे बर्फ के रूप में जो है ये जम जाता है। इसके अलावा हिमनदों या ग्लेशियर्स में जो है मतलब पहाड़ों के पास वाले या जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे जो नदियाँ या जो समुद्र वगैरह है वो जो जम जाते हैं। ठीक है, तो हिमनदों और ग्लेशियर्स जो होते हैं उनके द्वारा, तो इनके फॉर्म में जो ठोस अवस्था में जो है बर्फ़ है, मतलब पानी है, जल है, वो बर्फ़ के फॉर्म में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्रव अवस्था। जो जल है वो द्रव अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाता है? महासागरों, झीलों, नदियों और भौम जल के रूप में ये द्रव अवस्था में जल पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास में वायु में जो जलवाष्प है उसके रूप में उपस्थित रहता है। तो ये जो जल की तीनों अवस्थाएं हैं, जल का जो उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच में सतत चक्रण होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इनका जो चक्रण होता है वो किस तरीके से होता है। पूरी एक साइकिल चलती रहती है कि जो है पर्वतों की बर्फ़ पिघलेगी, या फिर जो है द्रव अवस्था में है जो जल नदियों महासागरों का वो भाप बन करके ऊपर उठ करके जब जाएगा तो जलवाष्प के फॉर्म में जाएगा, फिर उसके बाद बारिश के थ्रू या हिम के थ्रू वो नीचे गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें यही है कि जल की तीनों अवस्थाएं जो उसकी हैं उनके बीच में सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। जितना जल यहाँ से जाता है उतना वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो अब आगे देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भौम जल, जो कि हमारे यूज़ के लिए यानी मनुष्यों के यूज़ के लिए उपयोगी है। नम भूमि, जहाँ पे भी नम भूमि दिखे वहाँ पे अगर अधिक गहराई तक खोदा जाए, जिस जगह मिट्टी की सभी दरारें, मतलब कि नम भूमि है और वहाँ पे अधिक गहराई तक के खोदा जा रहा है, और वहाँ पे जिस जगह मिट्टी की सभी दरारें, मिट्टी में बस जो सभी दरारें हैं, रिक्तस्थान हैं, वो जब जल से भरे मिलते हैं तो उस परत की, जिस लेयर में ये जल से भरे मिलते हैं, उस परत की जो ऊपरी सीमा होती है वो भौम जल स्तर कहलाती है। ठीक है, और भौम जल स्तर जो होता है वो विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जो जल होता है उसको हम भौम जल कहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो यही कहलाता है, ग्राउंड वाटर। तो मेनली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है। मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे भौम जल पाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो रिसाव है बहुत तेज़ी से होता है, और पक्की जगहें जो बनती जा रही हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का जो जल है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जल चक्र यहाँ दिखाया गया है। ये जो जल चक्र है इसी में ही ये पूरी प्रोसेस है कि सबसे पहले जो पानी है वो यहाँ पे मिट्टियों में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे जो स्थल पे जो पानी बह रहा है वो जिस भी फॉर्म में है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सेकंड में समुद्रों का दिखाया गया है। उसके बाद फिर यहाँ से ज़मीन से भी और समुद्र से भी भाप बन के ऊपर उठेगा, तो थर्ड नंबर पे वो किसका रूप ले लेगा? ठंडा होने के बाद बादलों का रूप ले लेगा। बादलों का रूप लेने के बाद फिर अब ये जो बादलों में जो बहुत ज़्यादा जो है बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी, फिर बारिश के रूप में ये नीचे आएगा। तो चौथे नंबर पर बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बारिश के रूप में जब ये नीचे आ रहा है तो कहाँ पे? यही समुद्रों में या जो गड्ढे वगैरह हैं वहीं पे ही इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे ये इकट्ठा हो रहा है। और फिर
ये मतलब कि ये नम भूमि वगैरह यहाँ पे ये पूरी दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप यहाँ पे पूरा दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद वो जो गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, अब वही रिस करके जो है भूमि के अंदर चला जाएगा, जो कि भौम जल का रूप ले लेगा। ये सारा जल चक्र का दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भौम जल और जो भौम जल स्तर है उसके बारे में दिखाया गया है कि कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए भौम जल और भौम जल स्तर यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारे जितने भी यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भौम जल है। ठीक है, ग्राउंड वाटर के बारे में, जो कि हमारे यूज़ के लिए जो है लाभदायक है, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि कैसे इसकी प्राप्ति होती है। तो जैसे बादल है वो वर्षा कर रहे हैं, तो वर्षा के बाद फिर इनका रिसाव के बाद पुनः पूर्ति हो रही है। ये भौम जल यहाँ पे दिखाया गया है। नदी और झील में जो पानी जा रहा है उनका भौम जल से क्या रिलेशन है, हैंडपम्प के द्वारा इसी भौम जल को बाहर निकाला जा रहा है। जल भर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे कंटेंट में। अरे तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है अंतः स्यंदन, जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? वर्षा जल एवं अन्य स्रोतों जैसे कि नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिस करके, तो वही जो तालाब अभी हम लोग ने पिक्चर में देखा था, नदी है, तालाब है या वर्षा जल है, इन सब का जो जल है वो मृदा से रिस करके मिट्टी के अंदर होते हुए रिस करके भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों को भरता है। भूमि के नीचे जो गहराई है वहाँ पे रिक्त स्थान जो है उनको ये भरता है। भूमि में जल का रिसाव ही अंतः स्यंदन कहलाता है। यानी इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो मेनली भूमि में जल का जो रिसाव है उसी को ही हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा है जल भर, वाटर लॉग्ड जिसे कहते हैं। जल भर क्या होता है? कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच संचित हो जाता है। यानी अब अगर हम देखें जैसे रिसता हुआ जो जल है वो नीचे जाएगा, भौम जल स्तर है उसके नीचे कठोर शैलों की परतें, जिन ऐसी परतें जिनके नीचे जो है मान लीजिए पानी की बहुत कम मात्रा, जैसे नहीं एक पानी को स्टोर रखने का काम करने का वो काम कर रही हैं परतें। ठीक है, तो अब उन्हीं के बीच, अब नीचे उनके नीचे और रिसने का बहुत कम सिचुएशन है, बहुत कम कंडीशन है, तो वहीं पे ही पानी जो होगा वो जल संचित हो जाएगा। इस प्रकार संचित भौम जलों के भंडारों को ही, वही जो भौम जल का भंडार जो पूरा संचित हो गया उसी को ही हम जल भर कहते हैं या वाटर लॉग्ड कहते हैं। ठीक है, जलभरों की जल को सामान्यतः, अब ये जो जलभर में उपस्थित जो जल हैं उनको कैसे निकालेंगे? नलकूपों या हैंडपंप की सहायता से उनको बाहर निकाल लिया जाता है। जो अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा था कि कैसे हैंडपंप के द्वारा जो जल को बाहर निकाला जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद है भौम जल स्तर का अवक्षय। भौम जल स्तर जो है वो धीरे धीरे उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे कैसे गिरता जा रहा है, उसका अवक्षय कैसे हो रहा है। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्रवण जिसे कहते हैं रिसाव उसके द्वारा हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने भूमि से जो वाटर है वो उसको निकाल लिया है, ठीक है, अब उसका हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी पुनः पूर्ति किससे हो रही है? वर्षा जल, वही जो बारिश हो रही है उसके द्वारा जो रिसाव होकर के मिट्टी में पानी जा रहा है उसके द्वारा इसकी पुनः पूर्ति हो जा रही है। लेकिन जल की पुनः पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर ही जो भौम जल स्तर है वो नीचे गिर रहा है। तो वाटर लेवल, यही जो पुनः पूर्ति है ये ना होने की वजह से, या यूँ कहें कि पर्याप्त जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होने की वजह से वाटर लेवल नीचे गिर रहा है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। अब कारण उसकी क्या क्या है? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा सड़कें और वो सारी चीज़ें पक्की होंगी तो कच्ची ज़मीन कहीं नहीं होगी, तो वाटर का रिसाव नहीं होगा। ठीक है, औद्योगिक और कृषि गतिविधियाँ, कृषि में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे वर्षा अगर नहीं होती है तो जो है खेतों की सिंचाई के लिए काफ़ी अधिक मात्रा का मतलब जल यूज़ किया जाता है, तो उसको भी जो है भौम जल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर अल्प वर्षा भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अल्प वर्षा जो है वो भी है। वनोन्मूलन है, क्योंकि वन ही जो है मतलब पानी को मिट्टी को मेनली स्थिर रखने का काम करते हैं, तो वनोन्मूलन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। ठीक है, अब आगे देखिए सबसे पहले यही जो वाटर लेवल है, भौम जल स्तर का जो अवक्षय हो रहा है उसके कारण में एक एक को हम लोग जो ज़रूरी हैं उनको एक एक बार देख लें। जैसे जनसंख्या प्रसार अगर होगा तो जो है वाटर लेवल है उसका क्या इफेक्ट वाटर लेवल पर पड़ेगा। वर्षा जल के रिसाव के लिए खुले एवं कच्चे मैदान जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें, क्योंकि देखिए वर्षा जल का रिसाव खुले और कच्चे मैदानों में ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैदान जैसे जो क्षेत्र हैं वो जनसंख्या प्रसार के कारण कमी इनमें आती जा रही है। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्योंकि हो क्या रहा है, भवनों, दुकानों, सड़कों, अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की नीड, उनके रहने की और जो मतलब कमाई वगैरह सब हर चीज़ की तो वो बढ़ती जा रही है। अब जिस जगह लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो ये भी चाहेंगे कि सड़कें खूब अच्छी हों। ठीक है, तो वही है, भवन, दुकान, सड़कें आदि के निर्माण की मांग भी बढ़ती जा रही है। ठीक
ठीक है। निर्माण कार्य में जल की अधिक आवश्यकता होती है। अब ये जो निर्माण कार्य है वो चाहे भवन हो चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में हो, तो उनमें जल की अधिक आवश्यकता होती है। अतः हम अधिक भौम जल का उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु वर्षा जल की भूमि में रिसाव के अवसर जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सारी सड़कें, रोड वगैरह सब कुछ, पार्क जो हैं उनकी वो जो है उनकी कमी होती जा रही है, ठीक है। वो क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, और जो थोड़े बहुत कच्चे वगैरह थे तो वो जो है सड़कें खूब बढ़िया बढ़िया बनी जा रही हैं, पक्की, ठीक है। तो वही है कि ये अवसर कम होते जा रहे हैं। इससे भौम जल का निरंतर क्या हो रहा है, अवक्षय हो रहा है, क्योंकि मेनली भौम जल यूज़ तो किया जा रहा है हर चीज़ में, लेकिन उनका जो भौम जल को वापस उनकी जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही, पुनः पूर्ति नहीं हो पा रही। इसके बाद है बढ़ते हुए उद्योग। अब बढ़ते हुए उद्योग कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं? उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः बढ़ते हुए उद्योगों की संख्या भी भौम जल के अवक्षय का एक कारण है, क्योंकि उद्योग खाली यूज़ करेंगे, उनके द्वारा ये नहीं होगा कि भौम जल का वो मतलब पुनः पूर्ति कर सकें। इसके बाद है कृषि कार्य। कृषि कार्य क्या है? भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वर्षा जल की अनियमितता के कारण किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग पे सिंचाई होना ज़रूरी है, और वर्षा उस समय नहीं होती है, उसकी वही टाइमिंग जो चेंज हो गई है वर्षा की, तो वो नहीं होने की वजह से उनको जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका यूज़ करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप भौम जल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, यही उसका यहाँ पे रीज़न बताया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर है भारत। बहुत विशाल देश है, अगर देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा देश है, जिसमें सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सभी जितने भी इसके क्षेत्र हैं वहाँ पे समान एक जैसी वर्षा नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा प्रायः बाढ़ का कारण बनती है, जैसे बिहार वगैरह, मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि वो बाढ़ का कारण बन जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की कमी से सूखे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, राजस्थान वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी मतलब कि कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश इलाके मतलब ज़्यादातर में सब में एक समान रूप से वर्षा नहीं हो पाती है। अब है जल प्रबंधन। चूँकि इतनी सारी समस्याएं हैं तो आखिर हमें तो जल की ज़रूरत है ही, बिना जल के जीवन संभव नहीं है, तो उसका प्रबंधन भी हमें ही करना होगा। तब उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है, ठीक है। वर्षा जल से ही हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसे जल संग्रहण या फिर वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाएं सदियों से चल रही हैं। जैसे क्या होता था पहले, ये जो जल भंडारण या जल की पुनः पूर्ति के लिए बड़े बड़े बावड़ी जो एक कुएं जैसे होते थे, जीनेदार कुएं, ठीक है, ये बनाने की प्रथाएं चलती थी पहले, जो है बहुत सदियों पहले ये चल रही है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और इनमें जो है मतलब वाटर लेवल था ये लोगों को पता चला, तो फिर इसका यूज़ करने लगे, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ये सारी जो पुरानी सदियों से चली आ रही जो चीज़ें थी वो जो है धीरे धीरे क्या हो गई, मतलब निल हो गई, ठीक है। इन पे ध्यान देना लोगों ने बंद कर दिया। अब क्या है, जब फिर से वही पुरानी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि अब जो भूमि का जल है वो इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है कि अब फिर से कमी आ रही है। तो अब उसको पूरा करने के लिए वही बावड़ी जो जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था, जिसे पुनः फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले जो स्थान हैं वहाँ पर जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत और अच्छी जो है एक तकनीक आ गई है, जो कि किसान जब सिंचाई के समय में बहुत ज़्यादा भौम जल का यूज़ हो जाता है, तो किसान भी जो ड्रिप सिंचाई है उसकी सहायता से खेत में जल का उपयोग मित व्यवस्था से कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई में क्या है कि जो पानी है वो नलियों के द्वारा मेनली पौधों की जड़ों तक ही पहुंचा दिया जाता है, जो जिनको चाहिए होता है। इससे क्या होता है, जो पानी की जो अधिकता मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो है जो कि खरपतवार के द्वारा यूज़ कर लिया जाता था वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं, और पानी भी लिमिटेड जो है लिमिटेड पानी में सारी जो है सिंचाई और जो फसल वगैरह है वो सब उगी जा रही है। इसके अलावा देखिएगा फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान जैसे गर्म और शुष्क क्षेत्र में जल संग्रहण द्वारा, यही जल संग्रहण की जो नीति थी इसी के द्वारा ही सूख चुकी कुछ नदियाँ जैसे कि आखेरी, रूपारेल, सरसा, भागनी, जहाज वाली, ये सब कुछ नदियाँ थी, 5 नदियाँ जो कि सूख चुकी थी राजस्थान जैसे क्षेत्र में, उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया गया है। किसके द्वारा? जल संग्रहण की द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पे जो पिक्चर है ये है खेत में बूंद ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था, कैसे नलियों के द्वारा पौधों की जो जड़ें हैं वहाँ तक पानी पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इस चैप्टर में जितनी ज़रूरी चीज़ थी वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, और कोशिश करिएगा इन सबको नोट डाउन करके ज़रूर इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। बस हमारे पास सिर्फ 2 7th क्लास के 2 चैप्टर खाली बचे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।